स्टार्ट करें हमारा चैप्टर जिसका नाम है परिवार। पहले एक डेफिनेशन लिखो परिवार की। परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है। परिवार ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है। आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है। क्या क्या बातें कही है हमने परिवार के बारे में? सबसे पहले क्या है? एक सामाजिक समूह है। दूसरी बात हमने क्या कही है? सामान्य निवास। तीसरी बात हमने कही है आर्थिक सहयोग। हाँ, और जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है। ठीक है, ये चारों बातें किसको दर्शाती हैं? परिवार की परिभाषा को। और ये दी किसने है? मुंडार्क। ये डेफिनेशन दी है, लिख लिया। फिर अब जो फैमिली वर्ड है, मतलब इसको परिवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। जो किसका वर्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। उसकी जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? फैमुलस वर्ड से हुई है, जो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और जिसका मतलब क्या है? सेवक, नौकर या देख रेख करने वाला। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी होगी जो कहता है परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है और जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है। सेकंड डेफिनेशन लिखो। परिवार गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। और ये डेफिनेशन किसने दी? लूसी मेयर। एक और परिभाषा लिखो। परिवार निश्चित संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो अपने बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार निश्चित संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो अपने बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये डेफिनेशन किसने दी? मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, लिख लिया।
अब हम पढ़ रहे हैं परिवार की विशेषताएं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंगी वयस्क साथ साथ रहते हों, मतलब एक मेल और दूसरी फीमेल, ठीक है। वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हों, ना कि एक ही कार्य में दोनों लगे हों, ठीक है। मतलब क्या है, उनके काम क्या होने चाहिए, डिवाइडेड होने चाहिए, बटे हुए होने चाहिए कि मेल को ये काम करना है और फीमेल को ये काम करना है, ठीक है। वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान में लिप्त हों, वह एक दूसरे के मददगार हों। अब जैसे सपोज करो कोई वाइफ जॉब करती है, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सारी जो है, जो भी वो अर्न करती है, जो भी उसकी कमाई है, वो सारी अपने आप पे उड़ा देगी, ठीक है। क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अर्निंग करते हैं और उसमें से जो खर्चा है उनका वो खर्च करते हैं और बाकी के बचे हुए पैसे सेविंग के रूप में इकट्ठे कर लेते हैं। ये तो हो गया उनका आर्थिक सहयोग। अब सामाजिक सहयोग क्या है, देखो जब एक मेल एक फीमेल की मैरिज हो जाती है तो लड़की क्या है, लड़के के पेरेंट्स को भी अपने माता पिता मानती है और बदले में लड़का भी क्या करता है, लड़की के पेरेंट्स को अपने माता पिता मानता है। तो वो उनका क्या है, सामाजिक आदान प्रदान है। नेक्स्ट लाइन कहता है वे अनेक वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करते हों, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि किसी घर में एक एक्टिवा है, तो इसका मतलब वो तो नहीं ना कि अगर एक्टिवा है तो वो मेल ही चलाएगा। अगर जो फीमेल है वो भोजन बना रही है तो उसको खाएगा सिर्फ मेल। जो कॉमन थिंग्स हैं, इवन कि अब तो क्या है, जो फीमेल हैं वो मोटरसाइकिल और इवन गाड़ी तक भी चलाने लग गई हैं। तो क्या है, घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दोनों ही मिलके यूज़ करेंगे। वयस्कों का बच्चों के साथ माता पिता का संबंध हो, उनकी सुरक्षा, सहयोग व पोषण की जिम्मेदारियां हो। देखो जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक हमारी सुरक्षा की, हमारे सहयोग की, हमारे पालन पोषण की जिम्मेवारी किसकी रहती है, हमारे माता पिता की रहती है, ठीक है। फिर कहता है बच्चों में सहोदर का संबंध हो तथा एक दूसरे के साथ सहभागिता, सुरक्षा और सहयोग का दायित्व। सहोदर क्या होता है, एक पेट से जन्मे भाई बहन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर जो भी भाई बहन है उनका आपस का रिश्ता कैसे होना चाहिए, कोऑपरेशन वाला होना चाहिए, सेफ्टी वाला होना चाहिए। मतलब क्या, आप तुम भाई को देखो, चाहे भाई बड़ा है छोटा, वो अपनी बहन को मार तो देता है पर किसी और को वो कुछ नहीं कहने देगा। बात ये सही है, खुद चाहे उसको मार मार के बेड से नीचे गिरा दे पर किसी और को वो कुछ नहीं कहने देगा। तो ये क्या है, एक सुरक्षा का नाता ही है, ठीक है। अब लिखो परिवार की अन्य विशेषताएं। सबसे पहले है सत्तात्मक संरचना। पहली है सत्तात्मक संरचना। अब सत्ता क्या है, किसी एक के हाथ में ही होती है। अब क्या है कि फैमिली है, चाहे वो एकल परिवार है चाहे वो संयुक्त परिवार है, एक जना हेड होता है जो सारे क्या है देख रेख करता है, ठीक है। चाहे कोई आर्थिक सहयोग है, कोई सामाजिक सहयोग है, ठीक है। तो सत्ता क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन क्या है, हम मिलके चूज करते हैं जो हमारे परिवार का मुखिया होता है और वो हमारे परिवार की देख रेख करता है। नेक्स्ट लिखो पारिवारिक संगठन। पारिवारिक संगठन मतलब क्या है, छोटी छोटी इकाइयां बन के क्या करते हैं, एक परिवार बनाते हैं, फिर वो क्या है एक संगठन बन जाता है। जैसे एक सपोज करो माता पिता हैं, उनके आगे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हुई, वैसे देखा जाए तो 3 फैमिलीज बन गई, 2 उनके बेटों की, 1 उनकी खुद की। ये छोटी छोटी इकाइयां हैं पर मिलके ये क्या करती हैं, परिवार बनाती हैं और वो परिवार फिर किसके रूप में कार्य करता है, संगठन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आयु और
संबंधों के आधार पर आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण, परिस्थिति नहीं, मैंने परिस्थिति बोला, ऐसे लिखेंगे। आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण। अब देखो, एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं, फिर आगे उनका बेटा है, वो क्या है, मैरिड, आगे उसका भी बेटा है, ठीक है। अब एक तो पेरेंट्स मान के चलो वो है 60 इयर्स के, दूसरी जनरेशन कितने की है, 42 के, और आगे जो उनके बच्चे हैं वो कितने के हैं, 10-12 साल के। मतलब हर एज ग्रुप का मेंबर उस फैमिली में अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बच्चा 10-12 साल का है हम उसको फैमिली हेड बना दें? नहीं बनाते। तो हम आयु और संबंध देख के किस परिवार के हिस्से को, किस मेंबर को क्या बनाना है, ये चीज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट लिखो, संतान और भ्रातृक संबंधों की, भ्रातृक मतलब भाई, संतान और भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता, संतान और भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता। मतलब अगर हम अपनी फैमिलीज की बात करें तो एक सपोज करो, एक ना जॉइंट फैमिली है जिसमें 2 भाई 3 भाई हैं, वो तीनों क्या है, मैरिड हैं। उसमें क्या है, एक कपल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसमें किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जो भ्रातृक संबंध है। मतलब सपोज करो कि ना कोई घर लेना है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, 3 भाई हैं, तो वो डिसीजन क्या है, मिलके भाई लेंगे, ना कि उनमें से कोई कपल। मतलब प्रेफरेंस किसको, कपल के रिलेशन के बजाय प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, भाई भाई के संबंध को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, संयुक्त दायित्वों के आदर्श पर, संयुक्त दायित्वों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन, संयुक्त दायित्वों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि सपोज करो जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, तो वहाँ पे क्या है, घर को संभालना दोनों की ड्यूटीज बन जाती है, एक संयुक्त दायित्व है, दोनों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को चलाना। कि सपोज करो कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे भी मेल को अपने ईगो फैक्टर छोड़ के क्या है, अपनी वाइफ की हेल्प करनी पड़ती है, तो वो किस लिए होता है, क्योंकि वो उन दोनों का क्या है, संयुक्त दायित्व है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव, सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव, ठीक है। अगर मान के चलो भी जॉइंट फैमिली है तो सबके साथ जो बिहेवियर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसा आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हो, अपने भाई के बच्चों के साथ भी आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, वरिष्ठता के सिद्धांत, वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी, वरिष्ठता के सिद्धांत पर सत्ता। मतलब क्या है, वरिष्ठता मतलब जो सीनियर है उसको प्रेफरेंस देना। कि अब ऐसे भी ये भी नहीं होता, देखो कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिली में जो कंट्रोल है वो कई बार छोटे भाई के हाथ में भी होता है, बट दैट मीन्स ये नहीं कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले ले और बड़े से पूछे ही ना। वो बड़े हैं, हमें इस बात का मान रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कंट्रोल उनके पास ना हो, बट इतनी इज्जत मान तो हमें उनको देनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं एक बार हम उनके कानों में ही बात डाल दें। अब जो तुम्हें लिखवा रही हूँ सिद्धांत, ये विशेषताएं, वो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो ये विशेषता है वो नामकरण है। देखो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है, पर
उस बच्चे के नामकरण के अलावा उसके रिश्तों के भी नामकरण हो जाते हैं। भी ये फलाने का बेटा या बेटी है, इसका भतीजा है, इसका भांजा है, इसका पोता, इसकी पोती। उसके खुद के नामकरण के साथ साथ उसके रिश्तों के नामकरण भी हो जाते हैं। फिर आता है आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन में क्या होगा, एक तो परिवार का मुखिया होगा, ठीक है। परिवार के मुखिया के अलावा भी क्या है, जो जने कमाई करते हैं वो सारे क्या है, मिल के घर चलाने में सहयोग देते हैं। घर के भरण पोषण में मिलके वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। फिर कहता है दीर्घकालीन समूह, मतलब जो हमारा परिवार है ऐसे तो नहीं ना आज बनाया और कल वो टूट जाएगा, लंबे समय तक चलने वाला मतलब एक रिश्ता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर हो जाती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। तो जो परिवार है वो क्या है, दीर्घकालीन समूह है। फिर है साझा निवास स्थान। बिल्कुल सही बात है। अब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे पेरेंट्स भी वहीं रह रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन भी वहाँ रहते हैं, तो हम जो निवास है उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। फिर है भावनात्मक आधार, मतलब परिवार के जो सदस्य हैं आपस में उनमें क्या है, दया भी है, प्रेम है, सहिष्णुता मतलब सहनशील करने की है, सेक्रीफाइस बलिदान, त्याग, ये सारी भावनाएं एक परिवार में पाई जाती हैं। फिर है परिवार का आकार। परिवार का आकार क्या है, हर परिवार का आकार क्या है, अलग अलग होता है। किसी का एकल परिवार है तो उसका वो छोटा परिवार होगा, किसी का संयुक्त है तो वो बड़ा होगा। फिर कहता है लास्ट, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, समाज का निर्माण, ठीक है, कई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर करती हैं। अब देखो एकल, एकल से क्या बना, संयुक्त, संयुक्त से क्या बनता है, हमारा समाज बनता है। धीरे धीरे छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बना देती हैं, एक समाज बना देती हैं। ये सारी हुई हमारी परिवार की विशेषताएं। अब नए हेडिंग डालो, परिवार के प्रकार। सत्तात्मक संरचना क्या है, सत्ता क्या है। अब अपन देखते हैं कि अब किसकी सत्ता चल रही है, मोदी की चल रही है, ठीक है। हाँ, अब वैसे इस चीज से जोड़ के देखते हैं ना, ऐसे क्या है, परिवार में जने एक होते हैं पर कंट्रोल किसी एक के हाथ में होता है, मतलब उसकी सत्ता ही चलती है, ठीक है। अब लिखो परिवार के प्रकार। सबसे पहले लिखो परिवार के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं, मतलब अलग अलग बेस पे इनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर। पहला है हमारा सदस्यों की संख्या के आधार पर। देखो जब 1951 में पहली बार हमारी जनगणना हुई थी, ठीक है, उसी के बेस पे क्या किया गया था, परिवार को परिवार के 4 प्रकार बताए हुए थे। क्या कि जिस परिवार में 1 से 3 जने रहते हैं वो कौन सा है, हमारा छोटा परिवार। जिसमें 4 से 6 रहते हैं वो है मध्यम परिवार। जिसमें 7 से 9 रहते हैं वो है बड़ा परिवार। और जिसमें 10 या इससे अधिक रहते हैं वो है बहुत बड़ा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट वर्गीकरण है दंपतियों की संख्या के आधार पर। सेकंड है दंपतियों की संख्या के आधार पर। ये किसने दिया था, चट्टोपाध्याय। इन्होंने परिवारों के 3 प्रकार बताए थे। पहला था साधारण, दूसरा था मिश्रित और तीसरा संश्लिष्ट। साधारण,
दूसरा मिश्रित और तीसरा था संश्लिष्ट। साधारण परिवार कौन से हैं? जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, वो है हमारा साधारण परिवार। मिश्रित में कौन सा आएगा कि दो मतलब लाइफ पार्टनर थे, हस्बैंड भी और वाइफ भी, दोनों में से किसी एक की डेथ होगी, दूसरे ने क्या कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो जो पहला लाइफ पार्टनर था उसके बच्चे और जो दूसरे लाइफ पार्टनर है उसके बच्चे, अब वो एक फैमिली में ही रहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा मिश्रित परिवार। संश्लिष्ट परिवार कौन सा होगा कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, आगे उनके दो बेटे, दोनों मैरिड, तो मिलके ये सारे कौन से हो जाएंगे, संश्लिष्ट। साधारण क्या था, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे। मिश्रित में क्या है, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाना, ठीक है, और फिर उसका दूसरी शादी कर लेना, तो पहले वाले से बच्चे और दूसरे वाले से बच्चे वो सारे एक परिवार में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित। और संश्लिष्ट में क्या हो जाएगा, एक माता पिता, फिर उसके दो बेटे, दोनों मैरिड, आगे उनके बच्चे, वो सारा क्या हो जाएगा हमारा संश्लिष्ट। बोलो समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब तीसरा वर्गीकरण लिखो। सत्ता आधिपत्य के आधार पर, एक मिनट, तीसरा वर्गीकरण है सत्ता आधिपत्य के आधार पर। इसमें भी परिवार के दो प्रकार बताए हैं। पहला है समन्वयवादी और दूसरा है स्वायत्तवादी। स्वायत्तवादी, समन्वयवादी में क्या होगा, जिसमें पति पत्नी मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, जिसमें पति पत्नी मिलकर कोई निर्णय लेंगे। और दूसरा है स्वायत्तवादी, उसमें क्या है, दोनों को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर देते हैं, भी तेरे काम ये है, ये हस्बैंड ने करने हैं, और ये काम किसके हैं, वाइफ के हैं, ठीक है। समन्वयवादी में क्या है, मिलके दोनों डिसीजन लेंगे, और इसमें क्या है, दोनों की ड्यूटीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, एक दूसरे के काम में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नातेदारी के बंधनों के आधार पर। फोर्थ है हमारा नातेदारी के बंधनों के आधार पर। हाँ जी, पहला है वैवाहिक और दूसरा है रक्त मूलक। वैवाहिक और रक्त मूलक। जो परिवार क्या है हमारे शादी के बाद बनते हैं वो है हमारे वैवाहिक परिवार। रक्त मूलक, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, या हम ये कहते हैं जो रिश्ते क्या है हमारे शादी से पहले हैं, ठीक है, वो क्या है हमारा रक्त मूलक। लिख लिया। फिर लिखो व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर। इसने भी कितने बताए हैं, दो तरह के परिवार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है संस्थागत और दूसरा है सहकारिता।
संस्थागत क्या है? ऐसे परिवार जो रूढ़ियों, लोकाचार, जनमत द्वारा नियंत्रित हैं। मतलब कि जो पुरानी सोच पे चलने वाले की भी जो फैमिली के हेड ने कह दिया बस वही ही होगा, पत्थर पे लकीर। आप अपने कोई विचार नहीं रख सकते, कोई सुझाव नहीं दे सकते। जबकि सहकारिता में क्या है? आपसी स्नेह और प्रेम की भावना होगी और हर किसी के विचारों को ध्यान से सुना और समझा जाएगा। नेक्स्ट है 6th, एक पर्सन जिमरमैन। इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि जिमरमैन के अनुसार परिवार के कितने प्रकार हैं? 3। पहला है न्यासधारी, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है आणविक। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं तीनों में क्या होता है। न्यासधारी, न्यासधारी में क्या है? जो जिमरमैन था उसने जो फैमिली का हेड है, परिवार के मुखिया को वो क्या नाम देता है? ट्रस्टी। किस नाम से बुलाता है? ट्रस्टी। क्या है? वही बात कि जो परिवार के मुखिया ने कह दिया सबको वो चीज माननी पड़ेगी। ठीक है, गृहस्थ को छोड़ो। आणविक क्या है? जिसमें हर किसी को स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करना है, अपने विचार रखने हैं, कोई काम करना है, कोई औपचारिकता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो किस में आ जाएगा? आणविक में। गृहस्थ क्या है? इन दोनों के बीच का। कहीं कहीं पे तो बड़ों की बात माननी जरूरी होगी, पर आपको इतनी स्वतंत्रता मिलेगी कि आप अपने विचार उनके सामने रख सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे हम याद करेंगे? न्यासधारी जो पहले के लोग होते थे, बिल्कुल ठीक है, मतलब जिनमें क्या है कि जो बड़े ने कह दिया वो क्या है? पत्थर की लकीर। जैसे क्या था, पांडवों की माँ ने कहा था बिना उनको देखे कि जब वो अर्जुन शादी करके आए थे कि सभी भाई क्या है आपस में बांट लो, पत्थर की लकीर हो गई थी वो चीज़। और उसके अपोजिट आजकल की जनरेशन देखो आणविक, मतलब जो बिल्कुल जैसे सेपरेट होके मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, अपने मनपसंद जो उनका काम की इच्छा है। ठीक है, अगर किसी को किसी फीमेल को काम करना अच्छा नहीं लगता, उसने मेड लगा ली, मतलब फुली फ्रीडम। और उन दोनों के बीच का क्या है? जैसे हम लोकल सिटी में रह रहे हैं गृहस्थ, हमारे साथ क्या है, हमारे बड़े भी रह रहे हैं, उनकी बात हम मानते हैं, बट जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारे ये विचार हैं, भी हमारे विचारों को भी प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए, वो किस में आ जाएगा? हमारा गृहस्थ में। आगे तीनों समझ, बस इसमें ये बात का ध्यान रखना है, इसमें जो परिवार का मुखिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रस्टी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, संयुक्त एवं एकल परिवार। अभी लक्ष्य वाले सारे पढ़े हैं, नहीं किसी के नहीं, ये बस कॉमन है नहीं। ठीक है, वैसे हम कॉमन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एकल परिवार है हम वो कर रहे हैं। एकल परिवार के 2 और नाम हैं, कौन कौन से? एकल, केंद्रीय और नाभिकीय। एकल परिवार कौन सा है? जहाँ पे माता पिता और संतान रहती है, वो क्या है? एकल परिवार। अब इसके गुण क्या क्या हैं? सबसे पहले ये परिवार का सबसे छोटा रूप है। दूसरी बात क्या है? आर्थिक कमजोरी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि खुद का एक कमाना और खुद के बच्चों पे लगाना। ठीक है, कलह क्लेश कम है इसमें। ठीक है, और क्या है? आर्थिक समस्याओं की भी कमी कम है। एक क्या है, यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर देख लो कोई जॉइंट फैमिली है तो हमें सबके बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, पर यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, मतलब जो फुली कंसंट्रेशन होती है वो किस पे? अपने खुद के बच्चों पे जाती है। पर इसके कुछ दोष भी होते हैं, क्या कि जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहेगा उसमें भावनात्मक विकास नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती, कि उसको नहीं पता होता कि भूआ का प्यार, चाचा का लाड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब क्या है, और सामाजिक एवं मानसिक विचारों का भी इसमें क्या आ जाता है? अभाव आ जाता है। ठीक है, और उसको पारिवारिक संबंधों का
नहीं पता चलता। अब एक बात और है, चाहे तो उसको गुण मान लो चाहे दोष, कि इसमें ना जो सेल्फ डिसीजन का फैक्टर है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। कैसे कि सपोज करो कि किसी के पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग में हैं, मदर भी और फादर भी, ठीक है, पीछे से कोई अननोन पर्सन आता है तो बच्चा क्या है बिना गेट खोले ही बोल देगा कि पापा घर पे नहीं है, आप शाम को आना। जैसे आजकल फेसबुक पे बहुत ही कॉमन ऐड चल रही है कि कोई ऐसे है ना स्ट्रेंज पर्सन किसी बच्चे को कहते हैं कि आज तुम्हारी मम्मा ना ऑफिस से लेट आएगी और उसने मुझे कहा है कि तुम्हें स्कूल से पिक कर लो। आगे से वो बच्ची क्या रिप्लाई करती है कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो क्या है कि उसमें इतनी मतलब सेल्फ डिसीजन का जो है वो पावर कितनी देखो स्ट्रॉन्ग है। अगर यहीं पे जॉइंट फैमिली होती है तो हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, क्या आज हम नहीं जा पाए, कभी उसको चाचा ले आता है स्कूल से, कभी बुआ ले आती है स्कूल से, ठीक है। और बच्चा क्या है उस केस में मान सकता है भी मेरे को कभी तो कोई लेने आता है, कभी कोई लेने आता है, आज हो सकता है मेरी फैमिली वालों ने इसको भेज दिया हो, ठीक है। अब आ जाओ एकल परिवार के रूप। देखो एकल परिवार में भी तरह तरह की फैमिलीज इंक्लूड होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि भी एकल परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। सबसे पहला एकल परिवार का रूप होता है मूल परिवार, पहला रूप, जिसमें कौन है, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे, ये तीनों रहते हैं। वो कौन सा है, हमारा मूल परिवार। फिर एक आता है अनुपूरित परिवार, जिसमें क्या है, पति पत्नी बच्चे तो हैं, साथ में उनके कोई तलाकशुदा या अविवाहित रहता है, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, अनुपूरित परिवार। नेक्स्ट है उपमूल परिवार। उपमूल में क्या होगा, कोई एक विधवा या विधुर होगा, ठीक है, अविवाहित बच्चे होंगे और कोई भाई या बहन भी साथ रहता होगा, ये हो जाएगा हमारा उपमूल परिवार। फिर आएगा अनुपूरित मूल परिवार, जिसमें क्या है, या विधवा सास होगी या लेडी खुद विधवा होगी और उसके बच्चे होंगे, ये हो जाएगा अनुपूरित मूल परिवार। अब बात जो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, जिसमें क्या है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, दादा दादी है, चाचा चाची है, भरा पूरा परिवार है, वो सारे मिलके रहते हैं, वो क्या है, हमारा संयुक्त परिवार। अब इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे, पहला है सहनिवास, ये सभी क्या है, साथ रहते हैं। सहभोजिता, भोजन साथ खाते हैं। संयुक्त संपत्ति स्वामित्व, मतलब इकट्ठे सारे अर्न करते हैं और उसको खर्च भी इकट्ठा करते हैं। नातेदारी संबंध तथा पारिवारिक दायित्वों को निभाना, मिलजुल के ही सारे काम। अब जैसे किसी में क्या है, दो देवरानी जेठानी रहती है, सपोज कि वो ये डिसाइड कर लेती है कि घर का काम मैं कर लूंगी, बच्चों को तुम पढ़ा लो, ठीक है, ये क्या है, एक पारिवारिक दायित्व है। फिर आता है इसमें कि जो संयुक्त परिवार है उसके रूप कौन कौन से हैं। पहला है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, जिसमें क्या है, वही कॉमन माता पिता अपने विवाहित पुत्र और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। सेकंड है शाखीय संयुक्त परिवार, ऐसे परिवारों में दो या दो से अधिक विवाहित युगल होते हैं और उनमें आपस में सहोदर संबंध होते हैं। मतलब जैसे एक पेरेंट्स आगे उनके दो बेटे दोनों ही क्या है, विवाहित हैं, ये क्या है, शाखीय संयुक्त परिवार। तीसरा आता है अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। इस प्रकार के शाखीय संयुक्त परिवार में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा संबंधी भी क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे किसी की बुआ का डाइवोर्स हो गया या कुछ भी, तो वो भी क्या है, साथ में रहते हैं। या किस केस में ऐसे भी होता है ना कि जैसे भी ये मान के चलो भी जो उस घर की लेडी है उसकी मदर है, वो भी कई केसों में साथ रहती है, जैसे नानी सास वगैरह, ठीक है। फिर है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। यह ऐसा वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा विधुर संबंधी होते हैं। जैसे क्या, देखो अब माता पिता हैं, अपने माता पिता का परिवार क्या है, उनके बच्चे, वो मैरिड हो गए, आगे उनके बच्चे। पर कई केस में आपने देखा हो बिना किसी की भी भाई या बहन की शादी नहीं होती, एक बंदे के तो पोते पोती तक परिवार इतना बढ़ गया, पर जो उनके भाई बहन थे उनके भी शादी नहीं हुई, वो क्या है, उन्होंने पूरी जिंदगी कुंवारी ही अपनी टपा दी। इस केस में वो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार। इसमें क्या होगा, उदाहरण के तौर पे ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और दो या दो से अधिक विवाहित बेटे तथा उन बेटों के अविवाहित बच्चे हों। मतलब माता पिता, बेटे मैरिड पर पोता पोती अभी अनमैरिड हैं। फिर है अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार, पिता की विधवा बहन या विधुर भाई या पिता का अविवाहित भतीजा,
ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। थोड़ी सी नाम कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इतना डिटेल में आता भी नहीं, पर फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे। अब ये बताओ भी, जो संयुक्त परिवार हैं वो आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है? हाँ अच्छा, कि एक क्या है, हाँ झगड़े हैं, जो सारे ये सोचते हैं रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि अपना सेपरेट हो जाओ। नगरीकरण, हर कोई किसकी तरफ, शहर की तरफ भागने लग गया है, कि चाहे जॉब के लिए लगा लो, चाहे पढ़ाई के लिए लगा लो, ठीक है। कानूनी व्यवस्थाएं, अब भाई देखो, अब मैं यहाँ पे वीडियो में बोल नहीं सकती कि एट प्रेजेंट कि क्या हो रहा है, कि आप इतनी ज़मीन नहीं रख सकते, आप इतना ये कुछ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को देख के क्या है, टाइम से ही पेरेंट्स क्या कर देते हैं, सबको बांट मुंट के नकी हो जाते हैं, ठीक है। अभी तुम देखो कि पहले के टाइम में क्या होता था कि 65 के नियर अबाउट विरासत लिखी जाती थी, मेरी ये चीज़ क्या है, मेरे इस बेटे को देनी है, मेरी ये चीज़ इस। आजकल के टाइम में देखो टाइमली ही क्या है, सब कुछ लिखा पढ़ा, सब कुछ हुई पड़ी होती है, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग परिवार के प्रकार, ठीक है। पहला जो है वो है सत्तात्मक या अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार चलेंगे। वही 3 चीजें कॉमन रहेंगी, माता, पिता और तीसरा मामा। हाँ, इसमें मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे ऐसे टाइप चलेंगे जिसमें नाम सिर्फ बदल जाएगा। जैसे अभी ये पहला पॉइंट करा रही हूँ, पितृसत्तात्मक है, अब पता है कि फादर से रिलेटेड है, एक आएगा उसमें पितृ मार्गी हो जाएगा बस। मैम हम सारे ऐसे करने पड़ेंगे, नेम से, इसमें ये जो अब तुम्हें करा रही हूँ ना, वो तुम्हें नाम से ही पता चल जाएंगे। सत्ता, अब सत्ता क्या है, अधिकार है, हेड है। अब देखो पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें क्या है, पुरुष मुखिया होगा, ठीक है। दूसरा बिल्कुल उल्टा है मातृसत्तात्मक, जिसमें स्त्री मुखिया। बस सत्ता का मतलब पता है, अधिकार, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय और उभयवंशीय। अब वंश क्या है, अपने उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। अब जैसे हर किसी बेटे को पापा से मिलती है, बट कई केस में ऐसे होते हैं कि जैसे हमारी मम्मी है भी, उनके कोई और भाई बहन नहीं है, तो वो संपत्ति भी किसकी हो जाएगी, ठीक है। अब जो मान लो कि एक और है, जो हमारा आगे बच्चा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसको नानके की भी प्रॉपर्टी मिल गई, उसके दादके भी मिल गई, दादके में उसके पापा अकेले, नानके में उसकी मम्मी अकेली, तो उस बच्चे को क्या है, दोनों की मिल गई, तो इसको हम बोलते हैं उभयवंशी, दोनों वंश से उसको मिल गई, ठीक है। अब आता है विवाह के आधार पर, एक विवाह और बहुविवाह। अपने हिंदू धर्म में क्या है, एक विवाह की अनुमति है, कब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, या डाइवोर्स नहीं हो जाता, या लाइफ पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती। बहुविवाह में क्या है, मतलब वाइफ भी एक से अधिक शादी कर सकती है, और हस्बैंड भी क्या है, एक से अधिक शादी कर सकता है, ठीक है। ये बहुविवाह ही हो गए। फिर आता है उत्तराधिकार के आधार पर, वही पितृमार्गी, मातृमार्गी, और इसमें बस एक आ जाता है मातुल, मतलब मामा। पितृमार्गी में क्या होगा, संपत्ति किससे मिलेगी, पिता से पुत्र को। मातृमार्गी में क्या होगी, माँ से पुत्री को मिलेगी। ध्यान रखना इसमें, जो मातृमार्गी है तो वो तो एक ही बात होगी, माँ ने प्रॉपर्टी बेटे को दी या बाप ने दी, मिली तो बेटे को, एक ही बात होगी वो तो, ठीक है। बट मातृमार्गी में किसको मिलेगी, माँ से बेटी को मिलेगी। फिर आ जाएगा मातुल रेखीय परिवार, इसमें क्या है, संपत्ति किससे, मामा से भांजों को मिलेगी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आ जाता है नामकरण के आधार पर मातृनामी और पितृनामी। माता के वंश को जो चीज़ आगे लेकर चलेगी वो क्या आ जाएगी, मातृनामी। और जैसे अब तुमने देखा हो, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, जैसे ना वो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा लगाती है हमेशा अपने नाम के पीछे, मतलब वो मायके के नाम को भी साथ लेके चल रही है और ससुराल के नाम को भी साथ लेके चल रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर आ जाओ, बस थोड़ा सा जो लास्ट वाले हैं ये थोड़े से हैं बड़े समझने वाले। निवास स्थान, मतलब आपके रहने की जगह के आधार पर, जिसमें पहला है पितृस्थानीय परिवार। जैसे शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड के घर पे रहती है, वो कौन सा एग्जाम्पल है, पितृस्थानीय। अपने यहाँ पे यही फेमस है, हम पितृस्थानीय ही हैं। फिर आता है मातृस्थानीय, वो ये क्या होते हैं, जब शादी के बाद लड़का लड़की कहाँ रहते हैं, लड़की की माँ के घर रहते हैं, जिसको आप घर जवाई भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा मातृस्थानीय।
फिर आता है नव स्थानीय, नया स्थान, ना तो लड़की के घर रहो ना लड़के के घर। जैसे आजकल क्या चल रहा है कि लड़का गुड़गांव जॉब करता है, ना तो वो लड़की के पेरेंट्स के घर ना अपने पेरेंट्स के घर, वो अपने अलग ही दुनिया, अपना अलग ही घर बसा लेते हैं। फिर आता है मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मतलब क्या है, कुछ टाइम तो फिक्स डिसाइड हो जाता है कि भी इतने टाइम हम यहाँ पे रहेंगे और इतने टाइम हम यहाँ, मतलब कुछ टाइम लड़की के पेरेंट्स के घर रहना और कुछ टाइम लड़के के पेरेंट्स के घर रहना। मातुल परिवार मतलब लड़के के मामा के घर रहना। और लास्ट है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार में क्या होता है कि लड़की अपने घर रहेगी और लड़का अपने घर रहेगा। जैसे एक टाइप से मुकलावा नहीं करते हम कि मैरिज तो हो जाती है बट उसके बाद भी क्या है, लड़की अपने घर रह रही होती है और लड़का अपने घर। फिर एक आता है परिवार के कर्ता की स्थिति के आधार पर। वैसे जो हमने पढ़े थे वैवाहिक और रक्तमूलक, यही वही हैं पढ़े, ये हो गए परिवार के आधार। ये था हमारा परिवार का टॉपिक। आप पूछना हो किसी ने इसमें बताओ, इसमें तुम्हें ऐसे लगता ही है, नाम से ही पता चल रहा है। अब जब वैवाहिक है, हाँ एक बार रीड करोगे, हाँ जो थोड़े से पहले मैंने लिखवाए हैं वो थोड़े से हो सकते हैं, जो बाद में कराए हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। विवाह के आधार पर है, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान वाले 6 तरह के जरूर हैं, बाकी उसमें भी पढ़ते टाइम में पता चल रहा है कि क्या, जो कोई भी चीज़ है वो अपने आप पे लेके देख लेना भी हम क्या हैं, वो तुम्हें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक